नमस्कार दोस्तों। आज यूजीसी नेट में हम लोग हिस्ट्री का पहला यूनिट पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था कि यूजीसी एनटीए, अब तो एनटीए हो चुका है, जो जेआरएफ और नेट का जो पेपर होता है उसमें कितने सेक्शंस हैं और कितने मार्क्स का पेपर होता है, यानी कि सिलेबस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज यूनिट 1 के बारे में मैं बता देता हूं कि उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और उसको हम लोग कैसे पढ़ें, क्योंकि जनरली हम हिस्ट्री पढ़ते हैं और नेट के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं, जीआरएफ के लिए पढ़ते हैं, तो दोनों के पढ़ने का अप्रोच जो है वो बिल्कुल अलग है। यहां पर हम यहां पर एनटीए जीआरएफ के लिए जो पढ़ते हैं वह बिल्कुल रिसर्च मेथोलॉजी टाइप का क्वेश्चन होता है, अनुसंधान जिसको इनके कहते हैं, जो उस पर कितना पर डेप्थ ज्ञान है और रिसर्च के व्यू पॉइंट से, अनुसंधान के पॉइंट व्यू से वो कितना उपयोगी है, उस माध्यम से पता चलता है कि वो कितना आपके लिए यूजफुल है, कितना आपके पास डेप्थ ज्ञान प्राप्त है। उस आधार पर आप कॉलेज में पढ़ाएंगे और आप अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च मेथोलॉजी टाइप से क्वेश्चंस होता है। तो पढ़ने का पैटर्न यहाँ पर अप्रोच ही अलग है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कुछ बेसिक बातें, जैसे हम लोग बात करते हैं हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी यानी जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं इतिहास लेखन। और यूनिट 10, टोटल 10 यूनिट्स में 10वां यूनिट जो है वह हिस्टोग्राफी है, इतिहास लेखन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हिस्ट्री राइटिंग्स इंडिया में हुआ है, जैसे कि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ऑफ राइटिंग्स, नेशनलिस्ट हिस्ट्री ऑफ राइटिंग, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ राइटिंग, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ राइटिंग। तो अलग अलग डिफरेंट वेज में हिस्ट्री को लिखा गया है। अब कुछ ऐसे हैं सबअल्टर्न हिस्ट्री ऑफ राइटिंग। तो सबअल्टर्न का कहना कुछ और है और नेशनलिस्ट इतिहासकार जो हैं वो कुछ और कहते हैं, मार्क्सिस्ट जो है कुछ और कहते हैं, और यूरोपियन हिस्टोरियंस जो है उसमें यूरोपियंस में दो हैं, एक कैम्ब्रिज एंड एक ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ राइटिंग, जिसको इतिहास लेखन में हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो जो इतिहास लेखन, बार बार मैं इसकी क्यों चर्चा करता हूं, क्योंकि यहां से निश्चित रूप से इस टाइप से आपको 10 to 15 क्वेश्चंस टोटल आउट ऑफ 100 में 10 to 15 क्वेश्चंस हिस्टोग्राफी से होता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस होगा जो मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने इस संबंध में क्या कहा है, या कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह स्टेटमेंट किस इतिहासकारों का है, किस विचारधारा के इतिहासकारों का है, वह मार्क्सवादी हैं या राष्ट्रवादी हैं या यूरोपियंस हैं या सब अल्टर्न राइटर्स हैं तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस पूछने की बहुत संभावनाएं होती है। 10 to 15 क्वेश्चंस बेटा यहां से होता ही है। हाँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 के संबंध में आरसी मजूमदार कुछ और कहते हैं, एसएन सेन कुछ और कहते हैं, यूरोपियन इतिहासकार का अलग स्टेटमेंट है। तो उस टाइप की विचारधारा प्रकार क्वेश्चन होता है। और यदि प्राचीन काल को ही देखें, यूरोपियन इतिहासकारों ने किस प्रकार से इतिहास की व्याख्या किया है, मैक्स मुलर कुछ और कहते हैं, चाइल्ड कुछ और कहते हैं, भी स्मिथ का कुछ और कहना है, तो सभी इतिहासकारों ने कहा है। तो 10 to 15 क्वेश्चन उसी टाइप के होता है जिस पर आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हम देखते हैं, कुछ आप लोगों को आज बता देता हूं कि सबसे अधिक क्वेश्चंस प्राचीन भारत में कहां से पूछा जाता है। हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करो। तो अब हम यूनिट 1 की बात करते हैं, पहला यूनिट
यूनिट 1 में फर्स्ट यूनिट में हालांकि चर्चा है स्टोन एज का भी है, लेकिन न्यूलिथिक एज से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे अधिक क्वेश्चंस बेटा जीआरएफ के लिए क्वेश्चन होता है, लगभग 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 से 20 क्वेश्चन जो होता है वो कौन से कहां से होता है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, यहां से लगभग 25 क्वेश्चंस यहां से होता है। एंड सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसको हम लोग 3 टाइप में सोर्सेज को डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। एक हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में पुरातात्विक स्रोत। एक हो गया लिटरेरी सोर्सेज, सोर्सेज, एंड एक हो गया फॉरेन अकाउंट्स। देखो फॉरेन अकाउंट्स भी लिटरेरी सोर्सेज ही हैं, यह भी एक लिटरेरी सोर्सेज है। यदि दोनों में क्या है तो ये कहने कहते हैं अपने भाषा में ये भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर्स एंड, और फॉरेन अकाउंट्स हो गया यानी विदेशी साहित्य। दोनों साहित्यिक स्रोत ही है, एक देशी और एक विदेशी, इस टाइप का आप कह सकते हो। जिसमें फॉरेन ट्रेवलर्स जो भारत आते हैं, क्या वह चाइनीज के हों, ग्रीक के हों, या रोमन थे या ईरानियंस थे, बहुत सारे ट्रेवलर्स आए हैं भारत, जिन्होंने जाते जाते भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जिससे हमारे भारतीय इतिहास के बारे में पता भी चलता है। वहां से जीआरएफ पे क्वेश्चन होता है, उसी टाइप के क्वेश्चन होता है। मैंने क्या कहा था, जनरली इसके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सभी से अलग है। ओके, अब हम आगे देखें, यहां पर एक एक थोड़ा पढ़ लें हम लोग। फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इसमें हम 3 रख सकते हैं। एक रॉक एडिक्ट्स, इसको हिंदी में हम लोग शिलालेख कहते हैं। तो बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख है। दूसरा इसको हम लोग के हैं कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, और इसको ताम्र अभिलेख के नाम से हम लोग जानते हैं हिंदी में। और बेटा तीसरा हो गया आयरन पिलर, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लौह स्तंभ अभिलेख। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी कुछ चेंज हुआ है कोविड के समय जो पेपर हुआ है। और ये जो टॉपिक बता रहा हूं आज, खास कर ये जो टॉपिक बता रहा हूं, यहां से कम 20 क्वेश्चंस होगा ही, इसलिए गहनता पूर्वक सिंसियर होकर के इस टॉपिक को पढ़ना। जितना कलेक्शन यहां दे दूंगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको, खासकर जीआरएफ के लिए। ये जीआरएफ के लिए उपयोगी है, यानी 20 क्वेश्चंस आप इजीली कर लेते हो। 20 क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, 20 इंटू 2 यानी 40 नंबर का, 40 मार्क्स। और हिस्टोग्राफी साथ साथ चलते रहेगा, इसमें 10 क्वेश्चन उस तो 20 प्लस 10 यानी 30 क्वेश्चन, यानी 60 नंबर क्वेश्चन आपका वैसे ही बना लिए। 30 क्वेश्चन आपका वैसे हो गया, 60 नंबर आपको आ गया, इजी वे में आएगा गारंटी के साथ। आप वैसे नहीं मैं बोलता हूं, आप प्रीवियस क्वेश्चन पलट करके देखिए जो कोविड के दौरान 2021, 21-22 में हुआ है। 20-21 का साइकिल हुआ था, 21-22 का साइकिल हुआ है, आपने देखा होगा। और उससे पहले देखें, यानी आप 2017 के बाद देखो ना, 18, 19,
20, 21, 21, 22, बस ये 4-5 साल का वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल पैटर्न चेंज है पैटर्न। आप उससे पहले देखें 2016, उससे पहले का देखें और 16 के बाद का देखें और कोविड के समय का देखें, तो तीनों में अंतर है। अब जो पैटर्न, जो नया पैटर्न आया उसको हमें पढ़ने की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें, आपका जीआरएफ एक बार में निकलेगा, ये मेरा गारंटी है। जितना क्लास के लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा, जितना लिखवा दूंगा, या जो आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, यहां से नोट्स मिलेगा, क्लास लेक्चर मिलेगा, इज इनफ। इसके अलावा कुछ भी अलग से जीआरएफ के लिए पढ़ना नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू बिकम ए स्कॉलर एंड हिस्टोरियन। ना हम इतिहासकार बनने जा रहे हैं, ना हमें बहुत बड़ा विद्वान बनना है। क्या चाहिए हमें? रिजल्ट ओरिएंटेड, पेपर ओरिएंटेड, जिस टाइप से क्वेश्चंस पेपर में होता है, यानी जीआरएफ में जिस टाइप के क्वेश्चन होता है उसी टाइप से हमें पढ़ने की आवश्यकता है, और वही मैं यहां पर बताऊंगा। पैटर्न क्या है, जीआरएफ का पैटर्न क्या है? तो पैटर्न क्या है, कब पता चलता है? जब हम पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, एकदम सिंसियर होकर देखिए, तब आपको एक क्वेश्चंस का आइडिया होगा जो किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, क्या हमें जानना चाहिए, क्या उस टाइप से क्वेश्चन होता है कि नहीं। तो उसकी मैं 100% श्योर करता हूं उसी टाइप से होगा। आप गंभीरता पूर्वक अध्ययन करें, क्योंकि आप लेक्चरर बनने जा रहे हैं, प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। लेक्चरर प्रोफेसर बनेंगे, रिसर्च करेंगे, आप जूनियर रिसर्च फेलो बनेंगे, फिर बाद में सीनियर रिसर्च फेलो बनेंगे। किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाओगे तो आपके पास भी गहन अध्ययन होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। ओके, राइट। ओके, आप आगे हम चलें, आगे हम देखते हैं। अब इसी में जो मैंने कहा, जो इंस्क्रिप्शंस की हम बात करते हैं, अभिलेख की बात करते हैं। चलिए हम इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, अभिलेख। आज का जो इंडिया है और पहले का जो इंडिया है, दोनों में अंतर है, इतना तो हम लोग जानते हैं। पहले कहा गया था ग्रेटर इंडिया, बृहत्तर भारत, आज भारत बोलते हैं। तो यहां पर अभिलेख की जब चर्चा करें तो दो बात जानना होगा। एक को हम डिफाइन करते हैं ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस, भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख। तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है उसका नाम है बोगाज कोई इंस्क्रिप्शंस, बोगाज कोई अभिलेख। ये बहुत पुराना है, 1400 BCE, इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब BC और AD नहीं लिखा जाता है, अब BCE एंड CE। CE का मतलब हो गया कॉमन एरा, जिसको हम हिंदी में ईस्वी कहते हैं, जो सीधा चलेगा, और BCE का मतलब बेटा हो गया बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जो उल्टा चलेगा। तो यहां पर अब कब की बात करें, 1400 BCE, 1400 वर्ष पुराना है। और ये जो बोगाज कोई इंस्क्रिप्शंस है, यदि आज का लोकेशन हम देखें, इसका बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन आज का लोकेशन देखें तो सीरिया, और सीरिया के पास का ये लोकेशन है जिसको भारत का प्राचीनतम अभिलेख दिखा गया। और यानी कह सकते हो ये क्या हो गया, एशिया माइनर, एशिया माइनर से। और बोगाज कोई इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब द 4 वैदिक गॉड्स, 4 वैदिक गॉडेस, 4 वैदिक गॉड के बारे में इसी में सबसे पहली बार उल्लेख किया गया है। कौन कौन? इंद्र, वरुण, मित्रा एंड नाशत्य। 3-4 देवताओं की पहली बार जानकारी इसी अभिलेख में दिया गया है। 4 वैदिक गॉड,
इसलिए वैदिक काल की जानकारी यहां से प्राप्त होती है। दूसरी बात देखो इंफॉर्मेशन, और इसमें क्या है कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य वैदिक हमारे देवी देवता हैं। यदि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो इसका लोग इससे भी क्या गए, इसलिए, और ये इस बात को भी प्रमाणित करता है, यानी कि वोगाज को इंस्क्रिप्शन जो है कि यार ये भी डिस्क्राइब करता है कि आर्यंस यानी अर्ली आर्यंस जो थे, पूर्व वैदिक काल के जो आर्य लोग थे, समझ रहे हो ना बेटा, ध्यान से समझना, अर्ली आर्यंस वेर नोमैडिक नेचर्स, यानी कि जो थे आर्यंस जो थे पूर्व वैदिक काल के जो आर्य थे, उनका नेचर क्या था, उनका नेचर क्या था, नोमैडिक, नोमैडिक नेचर के थे, यानी ट्राइब्स नेचर के वो लोग थे। तो इस बात की जानकारी हमें कहां से प्राप्त हो रहा है, या कौन सा अभिलेख इस बात को प्रमाणित करता है, यदि क्वेश्चन किससे आएगा वो भी जान गए। अब क्वेश्चन आ सकता है ये कौन सा अभिलेख इस बात को प्रमाणित करता है, या किस अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि पूर्व वैदिक काल के जो आर्य थे उनका प्रकृति कबीलाई था। नोमैडिक मतलब कबीलाई, जिसको ट्राइब्स कहते हैं। तो उसका उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है, तो उसका उल्लेख किस में हुआ है, तो आपके पास है, तो उसका अभिलेख किस में है, वोगाज्को अभिलेख में, जो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। और इसमें वहां के शासकों के कुछ ट्रीटीज के बारे में, वहां जो संधि समझौता कुछ हुआ था हितरनी और मितरनीज के ट्रीटीज के बारे में, उनके समझौते के बारे में भी इसमें उल्लेख किया गया है, राइट। तो ये जो है वोगाज्को इंस्क्रिप्शन जो भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेखों में से एक माना जाता है। देखो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर बनता है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर बनता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनता है कि किस अभिलेख से हमें पूर्व वैदिक काल के आर्यों के कबीलाई प्रकृति का ज्ञान प्राप्त होता है, या किसमें उल्लेख किया गया है, वोगाज्को अभिलेख में। या वैदिक गॉड के बारे में प्रथम जानकारी किस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है, वोगाज्को अभिलेख से। यह कहां से मिला है, एशिया माइनर से, ठीक है। यानी आज वर्तमान में पॉलिटिकल लोकेशन देखें तो सीरिया का आसपास का क्षेत्र है, और यहां पर वहां के शासक हितरनी और मितरनी, इनके आपसी जो ट्रीटीज है, संधियां हैं, और उस संघर्ष का भी उल्लेख इस अभिलेख में हमें प्राप्त होता है, राइट। तो देखो इस टाइप से क्वेश्चंस जेआरएफ नेट का पूछे जाने का नेचर होता है, क्योंकि आप अनुसंधान करने जा रहे हैं, यानी रिसर्च मैथोलॉजी टाइप के क्वेश्चंस हो गया। जनरली जो हम इतिहास पढ़ते हैं वहां पर इतना ये सब पार्ट को इतना घुसने की आवश्यकता है वहां पर नहीं होता है, क्लियर डन। अब देखिए जैसे अब हम आज की बात करते हैं, आज को जो हमारा इंडिया है, भारत है, अब ओल्ड इंस्क्रिप्शन की हम बात करते हैं, भारत का प्राचीन अभिलेख। तो भारत का जो प्राचीन अभिलेख है, तो भारत का जो प्राचीन अभिलेख है वो किसका है, अशोका द ग्रेट, अशोका है, मौर्य साम्राज्य। वो था ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया या ओल्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन अभिलेख। अब भारत का जो प्राचीन अभिलेख है जो अशोक का है, अशोक का अभिलेख मेनली ये 4 स्क्रिप्ट में है, यानी जिसको स्क्रिप्ट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लिपि, 4 लिपियों में है। तो 4 स्क्रिप्ट्स में यह लिपि है। तो 4 लिपि में 4 स्क्रिप्ट्स में कौन कौन है, तो हम क्या क्या कहेंगे, एक कौन हो गया, ब्राह्मी, एक कौन है, खरोष्टी, एक कौन है, आर्माइक, एक कौन है, ग्रीक, यूनानी। ठीक है, इन 4 स्क्रिप्ट्स में
इन 4 स्क्रिप्ट्स में, ठीक है। अब हमें पढ़ना है, अब एक एक स्क्रिप्ट को हमें पढ़ना है जो जनरली क्वेश्चन है। अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स क्या है? एक बात आप लोग जानते हो, एक नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लिपियां क्या होती है और लैंग्वेज क्या होता है? स्क्रिप्ट मतलब हो गया लिपि, लैंग्वेज मतलब भाषाएं। यहां पर मैंने क्या लिखा है? 4 स्क्रिप्ट। 4 स्क्रिप्ट मतलब लिपि हो गया। स्क्रिप्ट मतलब क्या हो गया? लिपि हो गया। तो ब्राह्मी क्या है? लिपि है। खरोष्टी क्या है? लिपि है। यदि ब्राह्मी लिपि है तो कोई तो इसका भाषा होगा। जैसे जनरली हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं भाषा हिंदी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को समझा देता हूं, लिखते हैं भाषा हिंदी, राइट। लेकिन उसको, उस फॉन्ट को हम किस में लिखते हैं? देवनागरी। तो लिपि क्या हो गया? देवनागरी। जैसे मान लो भाषा पंजाबी, लेकिन वो फॉन्ट क्या होता है उनका? किस में लिखते हैं? गुरुमुखी। इसे इंग्लिश भाषा कहते हैं, लेकिन उसको लिखते हैं हम रोमन। तो उसी प्रकार से ये क्या हो गया? ब्राह्मी जो है ये क्या है? एक लिपि हो गया। अब ब्राह्मी लिपि, इस लिपि की लैंग्वेज, यदि हम इसकी लैंग्वेज की बात करें तो इसकी भाषा क्या थी? प्राकृत। भाषा क्या थी? प्राकृत। और अशोका के मोस्टली इंस्क्रिप्शन जो है, मैक्सिमम मोस्टली इंस्क्रिप्शंस वह ब्राह्मी लिपि में ही है, जो कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। इसके जो अधिकांश लिपि है वह ब्राह्मी लिपि में ही है। और इस लिपि को पढ़ने वाला व्यक्ति जो था पहला, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 में इस लिपि को पढ़ा था। और अशोक के, हालांकि ओवरऑल अशोक के अधिकांश लिपियों को पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप ही था। और खास करके ब्राह्मी लिपि के बारे में और अधिक जानकारी यहाँ दिया गया है, क्योंकि अशोक का जो अधिकांश इंस्क्रिप्शन जो है वो किस में है? ब्राह्मी लिपि में ही लिखा हुआ है। तो इसी पर आप देखें, खरोष्टी, अरमाइक, अग्रिक। अशोक के अभिलेख को, अशोक के 14 बड़े शिलालेख हैं, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स, उस पर अलग अलग हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आप देखिए अशोका के 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, 14 बड़े शिलालेख हैं, 7 स्मॉल छोटे लिखे हैं, 2 माइनर हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं कुछ गुफाएं, केव्स वगैरह हैं। जैसे बिहार के बौद्ध गया में बहुत सारे बराबर की गुफाओं में, बिहार के बराबर की गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं के लिए उन्हें गुफाओं का भी निर्माण कराया था। लेकिन ये खास करके 14 जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वो अशोक का एक प्रकार का घोषणा पत्र है। जैसे आज हम कहते हैं ना कि कोई भी शासक बनते हैं, यानी कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हैं, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ता है, तो वो अपना मैनिफेस्टो वो इशू करता है, यानी कि घोषणा पत्र बताता है। घोषणा पत्र क्यों बताता है? कि वह अपना ऑब्जेक्टिविटी यानी एम बताता है कि हम चुनाव यदि जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद हमारी शासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी, किस किस के लिए हम काम करेंगे, राइट। ठीक उसी प्रकार से अशोक का ये था। इसीलिए कहा जाता है अशोका जो थे वो टाइम से बहुत आगे चल रहे थे, समय से बहुत आगे चल रहे थे। और अशोक के जो खास करके ये जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, 14 बड़े शिलालेख हैं, इसमें से नो डाउट ये 14 बड़े शिलालेख वो घोषणा पत्र है। और प्रत्येक शिलालेख में किस बात का वर्णन है एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जब रेगुलर हम क्लास स्टार्ट कर लेते हैं तो उसमें हम बताएंगे कि लिखा दूंगा आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा और उसमें मेंशन क्या है, ठीक है। और इसी 14 में शिलालेख में कलिंग युद्ध का भी वर्णन है, चेर चोल पांड्य सत्यपुत्र राज्य का वर्णन है, जो बॉर्डर स्टेट सीमांत राज्य हैं
उसके साथ अशोक का कैसा संबंध रहा उस बात का उल्लेख है। अशोक अपने अभिलेख में कल्याणकारी राज की बात करता है, वेलफेयर वर्क की बात कर रहा है। इन सारी बातों का वर्णन इस अशोक इन सारे अभिलेख में है। हम अशोक पढ़ते हैं तो सब इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। हम अच्छे से एक एक बारे में सब कुछ को हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे हम देखेंगे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन, इसे मैं बता देता हूं। अब जैसे है प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस। प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसको जनरली हम लोग पढ़ते हैं। या इलाहाबाद इस अभिलेख से भी हम जानते हैं। अब प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन जो है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है, ये इशूड बाय, इसको लिखने वाला कौन है? हरिसेन। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो किसने लिखा था? हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन ही वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, समुद्रगुप्त वंश के शासक हैं, उनके कोर्ट पोएट, राजकवि थे। और ये अब क्वेश्चन हमारे नेट जीआरएफ में यहाँ पर किस टाइप से क्वेश्चन होगा? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि हरिसेन ने इसको लिखा था, और हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने इसको लिखा है। बट यहाँ पर हमारे जीआरएफ नेट के एग्जाम का क्वेश्चन अलग थोड़ा सा होता है। अब जैसे हो गया कि किस में लिखा गया था? जैसे संस्कृत में लिखा गया था। अब क्या कहता है? चंपू काव्य शैली, देखो चंपू काव्य स्टाइल, चंपू काव्य स्टाइल में यह लिखा हुआ अभिलेख है। ये क्वेश्चंस आया हुआ है आप लोग के पेपर में, इस टाइप से क्वेश्चंस होता है। अब ये भी हो सकता है क्वेश्चन देखेंगे मैचिंग में, मैच करने वाला क्वेश्चन होता है बहुत सारा। जीआरएफ में तो कम से कम मुझे लगता है आधे क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तो लगभग मैचिंग से ही होता है। अभिलेख का भी मैचिंग करने के लिए होता है कि कौन से शासक ने उस अभिलेख को इशू किया था, यानी जारी किया था। नहीं कहते अभिलेख और जारीकर्ता का नाम मैच कर लीजिए। और बहुत सारा ये होता है जो अभिलेख, उस अभिलेख में अभिलेख जो है किस शैली में लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है, या उस अभिलेख में किस बात का वर्णन है। या क्वेश्चन ये भी होता है कि उस अभिलेख लिखने का शैली क्या है, जो मैंने यहां पर बताया बेटा आपको। आप लोग देखिए इसमें शैली क्या है? चंपू काव्य स्टाइल, संस्कृत में लिखा हुआ चंपू काव्य स्टाइल में लिखा हुआ यह अभिलेख है इस प्रकार का। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसमें इसी इंस्क्रिप्शंस में मेंशन क्या हुआ है कि समुद्रगुप्त के विक्ट्री के बारे में, किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने, इसमें मेंशन है कि किस प्रकार उन्होंने नॉर्थ यानी उस समय आर्यावर्त और साउथ दक्षिण के राज्यों पर उन्होंने कैप्चर किया था और उसको एक गुप्त साम्राज्य में मिलाया था। उत्तरी भारत यानी आर्यावर्त की विजय और दक्षिण भारत के विजय का उल्लेख इस अभिलेख में किया है। यहां पर एक बात मैं क्लियर कट आपको बता देता हूं, आप लोग भैया, समुद्रगुप्त ने सीमांत राज्यों पर भी अधिकार किया। समुद्रगुप्त ने आठविक राज्य, आठविक मतलब होता है जो ट्राइब्स टाइप के थे जबलपुर के क्षेत्र में, आठविक राज्यों पर भी उन्होंने अधिकार किया है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हैं। और यह भी क्वेश्चन होगा कि
दक्षिण भारत के क्रम राज्यों का, जैसे कि दक्षिण भारत के लगभग बहुत सारे शासकों को डिफीट किया है। जो मैं एक बात यहाँ पर बताना जा रहा हूं, गौर करके आप लोग ध्यान पूर्वक उस बात को सुनेंगे। समुद्रगुप्त का जो आटविक राज्यों पर जो सफलता है, या बॉर्डर राज्यों पर यानी सीमांत राज्यों पर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी, अब बॉर्डर राज्य यानी सीमांत राज्य, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया कौन, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत या पूर्वी सीमा प्रांत के राज्यों पर जो समुद्रगुप्त का की जो सफलता है उसका उल्लेख ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में नहीं है। उसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के आर्यावर्त, उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के विजय अभियानों का वर्णन किया गया है और उसके नीतियों का वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने सफलता प्राप्त करने के बाद उत्तर भारत के प्रति उसकी क्या नीतियां रही और दक्षिण भारत के प्रति क्या नीतियां रही, जैसे मोक्ष, अनुग्रह, ठीक है, इस टाइप की नीतियां रही। तो उन सारी बातों का उल्लेख जो है वह किस में है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। लेकिन सीमांत राज्यों पर सफलता, बॉर्डर राज्यों पर अधिकार या आटविक राज्यों पर अधिकार का उल्लेख समुद्रगुप्त के इस अभिलेखों में नहीं किया गया है। तो इस टाइप से क्वेश्चन होता है कि व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट या व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा। अब निम्नलिखित में से किन बात का उल्लेख, यदि क्वेश्चन होता है वह भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन के फॉर्म में समझा देता हूं। क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से किस राज्यों का उल्लेख, निम्नलिखित में से किस पर सफलता का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में नहीं किया गया है, नहीं, इज नॉट करेक्ट। अब चार स्टेटमेंट है आपके पास। तो जैसे कि आर्यावर्त का उल्लेख है, दक्षिण भारत के राज्यों का उल्लेख है, सी ऑप्शन मान लीजिए दे दिया, आठविक राज्यों का उल्लेख है, डी कर दे दिया उपरोक्त में से सभी। लेकिन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, जो आठविक राज्यों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में नहीं है। क्लियर, इसमें उसका उल्लेख नहीं है। तो इस टाइप से जीआरएफ नेट का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है, पैटर्न बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा अभिलेख कंपु चाव्य शैली में लिखा हुआ अभिलेख है, तो क्या है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, तो संस्कृत में है। तो हमारे क्वेश्चंस का पैटर्न यही होता है, इसी प्रकार से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और ये जो टॉपिक मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, यहां से मैंने क्या कहा, 20 क्वेश्चंस, 20 से 25 होता है, 20 तो मान के ही चलो होगा ही। ओके, अब हम देखें, जैसे कुछ है जूनागढ़ का गिरनार इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख, ये कहां से है, यह गुजरात से। तो ये गिरनार अभिलेख इशूड बाय सक्का डायनेस्टी, सक्का डायनेस्टी रूलर रुद्रादमन, रुद्रादमन वन। इस अभिलेख को जारी करने वाला व्यक्ति कौन था, शक वंश के शासक रुद्रदमन ने इस अभिलेख को जारी किया है, इस अभिलेख को जारी किया है। ओके, और यह इंस्क्रिप्शन भारत का पहला अभिलेख है, भारत का पहला अभिलेख है जिसको संस्कृत में लिखा गया। किसमें लिखा हुआ, प्रोटीन संस्कृत, या संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला अभिलेख है। और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख किसको डिस्क्राइब करता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्य, वेलफेयर वर्क के बारे में मेंशन इसी अभिलेख में है। और इसी अभिलेख में यह भी बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से सुदर्शन लेक यानी सुदर्शन झील का निर्माण उन्होंने सिंचाई के लिए करवाया था। तो सिंचाई व्यवस्था के लिए उन्होंने जूनागढ़ गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण कराया, यानी कि क्या है? लोक कल्याणकारी कार्य है, पब्लिक वर्क है। इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो गिरनार इंस्क्रिप्शन से हमें जानकारी मिलता है। बहुत सारे अभिलेख हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन। मैंने कहा इंस्क्रिप्शन में अभी स्टार्ट किया हूं। इसमें मैंने पिछले क्लास में बताया था इंस्क्रिप्शंस होगा, फिर मॉन्यूमेंट्स पढ़ेंगे, स्कल्पचर्स पढ़ेंगे, क्वाइंस पढ़ेंगे। अब करेंसी क्वाइन से संबंधित भी बहुत सारे अभिलेख हैं। किस अभिलेख में किस सिक्के के बारे में बताया गया है? जैसे मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, सातवाहन काल, कुषाण काल, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, इन सभी के मुद्राओं का उल्लेख अलग अलग अभिलेख में किया गया है, वह आपको पढ़ने की जरूरत है। ये नहीं जनरल एग्जाम की तरफ ये सिक्के इन्होंने चला दिया बस वहां से क्वेश्चन नहीं होता है। इसका क्वेश्चन का पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग प्रकार के पैटर्न है। उस वर्ड पैटर्न को देखना होगा, क्योंकि मुद्राओं से संबंधित, करेंसी संबंधित बहुत सारे अभिलेख हैं। मैंने कहा जैसे हमारा करेंसी की शुरुआत महाजनपदाज के टाइम से स्टार्ट होता है। 6th सेंचुरी BC इंडिया से हमारे मुद्राओं का प्रचलन होता है। जब व्यापार वाणिज्य स्टार्ट हुआ, लंबे रूट की व्यापार लोग शुरू प्रारंभ करते हैं, लंबे रूट के, तब मुद्राओं की आवश्यकता पड़ी। जो समय होता है 6th सेंचुरी BC इंडिया, यानी कि महाजनपद का टाइम, मौर्य से पूर्व, इसको बोलते हैं प्री मौर्य टाइम भी कहते हैं हम लोग। अब जिसको पंचमार्क कहा गया था। उसके बाद जो शासन व्यवस्था प्रारंभ होती है, मौर्यकालीन, कुषाणकालीन, गुप्तकालीन, हर्षवर्धन के समय, फिर उसी समय नीचे आ जाइए, नीचे में जो है पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट है इस साइड पश्चिम की तरफ। तो सभी के जो मुद्राएं हैं, किस अभिलेख में किन मुद्राओं का चर्चा है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका नेचर क्या था, वो मुद्राएं क्या हमें जानकारी देता है। तो इसमें बहुत सारे, अभी तो हम सिर्फ अभिलेख की बात करें। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, स्कल्पचर्स यानी कि मूर्ति निर्माण कला, जो अलग अलग भारत में होता है मूर्ति निर्माण कला, उस वो मैं बताऊंगा। जो अलग अलग स्कल्पचर्स के स्कूल्स हुए हैं, जैसे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, बेसारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स, यानी शैली, मूर्ति निर्माण शैली में गंधार शैली, अमरावती शैली, मथुरा शैली, और साथ साथ उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे उसी प्रकार से टेम्पल आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं, मोन्यूमेंट्स की बात करते हैं, मंदिर निर्माण कला, बिगिनिंग फ्रॉम द गुप्ता पीरियड्स, वहां से प्रारंभ होता है। और नागरा, बेसारा, द्रविड़, फिर उसके बाद राष्ट्रकूट स्टाइल है, चालुक्य स्टाइल है, और पल्लवाज स्टाइल है। पल्लवाज स्टाइल को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है कि 4 शैली में पल्लव काल के आर्किटेक्चर्स के लिए बांटा गया है। क्योंकि खास करके जब आप दक्षिण भारत को पढ़ोगे, और वह भी खासकर पल्लवाज को पढ़ते हैं या राष्ट्रकूटाज को पढ़ते हैं, तो पल्लवाज, राष्ट्रकूटाज एंड चोलाज ने आर्किटेक्चर्स को काफी फ्लोरिश किया है। उसके टाइम में आर्किटेक्चर्स जो है काफी फ्लोरिश हुआ है, काफी मतलब ये कहते काफी विकसित हुआ है।
और जैसे पालवास के हम आर्किटेक्चर्स को पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे उसके शैली हैं, मम्मल शैली, महेंद्र वर्मन शैली, अपराजिता शैली है, तो अलग अलग शैली में उसके आर्किटेक्चर्स है। अब वह उसमें किस बात का मेंशन किया गया है वह पढ़ने की जरूरत है। उसी टाइप से क्वेश्चंस आपके जीआरएफ में होगा, नेट में होगा। जनरली इजीली उधर पढ़ लोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर वह क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे जिस टाइप से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टाइल पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कुछ और इंस्क्रिप्शंस के पढ़ते हैं, वो सब मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, सारा कुछ पढ़ाऊंगा क्लास में। अब एक और पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ाता हूं, इस फॉर एग्जाम्पल गरुड़। गरुड़ ध्वज पिलर इंस्क्रिप्शंस, गरुड़ ध्वज, या इसको बोलते हैं हम लोग बेसनगर, बेसनगर का अभिलेख, यह मध्य प्रदेश में है और नाम है गरुड़ ध्वज। अब गरुड़ ध्वज पिलर इंस्क्रिप्शन जो है, नाम किसके सम्मान में बनाया गया, किसके रिस्पेक्ट में बनाया गया था। अब नाम है गरुड़, गरुड़ किसके वाहन माने जाते हैं, भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु की बात हो रही है यहां पर। इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, इजी वे में आंसर निकाल सकते हैं। या इसको बेसनगर जो मध्य प्रदेश में है, वहां से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। जिस इंस्क्रिप्शन से, जिस अभिलेख में जिसको इस इंस्क्रिप्शन को, पिलर इंस्क्रिप्शन को बनाने वाले हैं हेलियोडोरस, हेलियोडोरस जो कि एंटियोकस के एम्बेसडर, राजदूत के रूप में भारत आए थे, एंटियोकस के एम्बेसडर के रूप में भारत आए थे। और भारत आने पर यह भगवान विष्णु से, वासुदेव कृष्ण से काफी प्रभावित होते हैं और उन्हीं वासुदेव कृष्णा के सम्मान में, इन द रिस्पेक्ट ऑफ द वासुदेव कृष्णा, वासुदेव कृष्णा भी है भगवान विष्णु के संबंध में, या उसके सम्मान में यह अभिलेख, वह पिलर अभिलेख लिखते हैं और बनाते हैं। डायरेक्ट उन्हीं का क्या हुआ है, खरा उन्हीं का क्या हुआ है। अब देखो यहीं से हमें भागवतिज्म, यानी भागवत धर्म जिसको कहते हैं, भागवतिज्म, भागवतिज्म यानी हम देखते हैं यहां पर कि भागवत संप्रदाय एक विचारधारा, उसकी जानकारी हमें यहां से भी प्राप्त होता है। तो यह कुछ अभिलेख अभी बता रहा हूं, बहुत ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं, बहुत सारे अभिलेख हैं जो आपके पेपर ऑफ पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगा, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आज मैं इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इससे आगे, अभी इंस्क्रिप्शन समाप्त नहीं हुआ है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन बताऊंगा और फिर उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।